हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज कवर अप कर रहे हैं वो है 13.2। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लास्ट जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं 13.1 के अंदर, कि दो चैप्टर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मर्ज करके चैप्टर नंबर 13 बना है, और वो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 आप लोगों के सामने है। ये एक तरह का ट्रू एंड फॉल्स है, जिसमें कि हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। तो अराउंड 14 क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे इस एक्सरसाइज में है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ एक्सरसाइज 13.2 मिलने वाली है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है कि द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा, किसी एक अनग्रुप्ड डाटा का जब मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, एंड द मीडियन कैलकुलेटेड व्हेन द सेम डाटा इज ग्रुप्ड, जब उसी डाटा को मैं प्रॉपर तरीके से ग्रुपिंग कर दूंगा तो आर ऑलवेज द सेम। अब आप यहां पे समझिएगा, ये चीज आप लोगों ने 9th क्लास में भी की है और ऐसे कई क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए। वैसे तो आप देख के आंसर बता सकते हो, लेकिन देन ऑल्सो क्योंकि मुझे बोला है जस्टिफिकेशन देने के लिए, डू यू थिंक दैट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, गिव रीजन। अगर आप बोलोगे हाँ ये सही है तो रीजन दीजिए, अगर आप बोलोगे नहीं गलत स्टेटमेंट है तो भी रीजन दीजिए। तो रीजन देना ही है, तो क्यों ना हम एग्जाम्पल लेके फिर चीजों को सॉल्व करें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डाटा ले लेता हूँ, और डाटा मेरे सामने है, जैसे कि मैंने लिया 2 7 3 8, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक डाटा ले लेता हूँ 5, और नेक्स्ट अगेन डाटा ले लेता हूँ 2 2 4 5, और एक डाटा मैं और ले लेता हूँ। वो डाटा मैं क्या ले लूँ? तो वो मैं ले लेता हूँ अगेन 5। ठीक है, 5 ले लेते हैं। चलिए, अभी आपको ये दिख रहा है कि ये डाटा एक अनग्रुप्ड डाटा है, प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड नहीं है। अगर मैं इसको अरेंज करता हूं, चलो ये 5 ना लेके एक काम करो, यहां पे आप ले लीजिए 6। ठीक है, अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो अरेंज करेंगे तो देखो इसको एक ऑर्डर में जमाना होगा, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो अगर मैं इसको जमाता हूं तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 5 6 7 एंड 8, ऐसे ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए एक जगह डाटा अरेंज नहीं है, दूसरी जगह पे डाटा को मैंने अरेंज कर दिया। अगर मैं देखूं कि इसका 2 2 4 5 6, ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं। अभी मैं इवन लेके आपको चीजें सॉल्व करवा देता हूं। देखिएगा 2 2 4 5 6 और 7, कोई मुझे इवन ऑड का फंडा तो नहीं दिया, बस मीडियन बोला है। तो मीडियन इस केस में क्या होगा? तो इस केस के लिए मीडियन अगर मैं चलो इतने ही लेके करता हूं, तो ये इवन के लिए चलो हम सॉल्व करते हैं। 2 2 4 5 6 6, 2 2 4 5 6, ठीक है। इवन डाटा दिया हुआ है मान लो, और इवन डाटा के लिए जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका मीडियन कैलकुलेट करूंगा, तो वो तरीका होता है कैलकुलेट करने का, जो फॉर्मूला होता है मीडियन फॉर इवन के लिए, हम लोग फॉर्मूला 9th क्लास में यूज करते थे, और वो फॉर्मूला था 9/2 ऑब्जर्वेशन को जब मैं ऐड करता था n/2 प्लस 1 n+2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन के साथ, और उसको डिवाइड बाय 2 करता था, तो इस फॉर्मूले का मैं यूज करता था। अब देखो अरेंज्ड डाटा के लिए अगर मैं चलता हूं, तो अरेंज्ड डाटा के अंदर अगर मैं बोलूं n का मतलब क्या, तो n का मतलब है कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 2 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो मैं कहूंगा 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस 3 प्लस 1 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन बाय 2, ऐसे ही आएगा। और इसको जब सॉल्व करूंगा तो अरेंज डाटा में 3rd ऑब्जर्वेशन 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 3rd और 4th ऑब्जर्वेशन ये है 5 एंड 6। मैं बोलूंगा 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11/2। ठीक है, 11/2 आ गया। ये कहानी थी अरेंज्ड डाटा के लिए। अगर मैं देखूं अनअरेंज डाटा मतलब अनग्रुप्ड डाटा के लिए, तो इस केस में भी चीज तो ऐसी ही रहेगी, बट 3rd और 4th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो 3rd और 4th ऑब्जर्वेशन है 3 प्लस 8/2। तो देखिएगा 3 प्लस 8/2 जब मैं करूंगा तो ये भी आ रहा है कितना, 8 है ना, 9 10 11, 11/2 आ गया।
तो 11/2, यहाँ पे भी 11/2 आ रहा है। लेकिन आप समझिएगा ये चीज तो चलो ऐसा हो गया, हमने अरेंज क्योंकि ऐसे कर दिया। एक काम करो, इसको चेंज कर लेते हैं। अरेंजमेंट अगर चेंज करके देखता हूं, मैं बोल देता हूं कि पहले 7 दिया था, देन 2 दिया था, देन 5 दिया था, देन 8 दिया था, ठीक है, और फिर उसके बाद 3 दिया था। तो 2 2 4 5 और कौन सा नंबर रह रहा है? 7 2 हो गया, 3 8 5 हो गया और 6 रह रहा है। अगर इसमें मैं देखूं तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? 5 + 8 कितना होता है? तो 5 + 8 होता है आपका 9 10 13, 13/2। तो देखो यहां पे चीजें चेंज हो गई। ये भी एक अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, और ये भी एक अनग्रुप डाटा ही था, लेकिन कहीं ना कहीं आंसर सिमिलर आ गया था, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो कह रहा है डू यू थिंक दैट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? मैं कहूंगा नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। मेरा आंसर है नो, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो रीजन देना है, तो रीजन हमने दे दिया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से अटेम्प्ट करना था एक्सरसाइज 13.2 के अंदर। बोर्ड करते हैं क्लियर और क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा। जब भी कोई ग्रुप्ड डाटा दिया है और उसका मुझे मीन कैलकुलेट करना है, तो ग्रुप्ड इन अ क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ वी मे यूज द फॉर्मूला दिस। तो यस, हम ये शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। 3 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डेविएशन मेथड, ठीक है, एज्यूम डेविएशन मेथड, और तीसरा जो था वो आप लोगों ने स्टेप अप मेथड पढ़ा है। तो स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, और एक ये वाला पढ़ा है एज्यूम्पशन वाला, एज्यूम्ड डाटा। तो इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हमने शॉर्टकट मेथड भी समझा है। तो शॉर्टकट मेथड ये होता है वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन, जहां पे ए को हम एज्यूम्ड मीन बोलेंगे, एकदम सही बोल रहे हैं। ए मस्ट बी वन ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। अब जब आप ए कैलकुलेट करते हो, ए क्या होता है इस चीज को याद करो। ए क्या होता है? देखो आपको एक xi दिया रहता है, आपको एक fi दिया रहता है, ठीक है। तो xi कैसे निकलता है? अगर आपको कोई ग्रुप्ड डाटा दिया है, दैट मींस अगर आपको कोई क्लासेस दी हैं, उनका मिडिल वैल्यू आप यहाँ xi में लिखते हैं और यहाँ पे fi रहता है। उसके बाद आप यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं di, और di के समय आप फॉर्मूला बोलते हैं xi - a, ऐसे ही फॉर्मूला बोलते हैं। ये a क्या होता है? ये a बेसिकली xi से कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। xi के अंदर से ही कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिडिल वैल्यू होगी। यहां पे इन्होंने यही बोला है कि a मस्ट बी वन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। जरूरी नहीं है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बट वो xi के अंदर में से होनी चाहिए, बस ये चीज है। तो इज द लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट? मैं कहूंगा नो। जस्टिफाई योर आंसर, तो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जस्टिफाई कर दीजिए। तो आप अलग अलग 2 एग्जाम्पल लेके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं एक ही लूंगा, ठीक है, अगर करके देखना चाहो तो आप लोग कर लीजिए। चलो मैं तब भी करके दिखाता हूं। देखना, मान लो मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिए 2, एक ऑब्जर्वेशन दिए मुझे मैं बोल रहा हूं 3, और एक ऑब्जर्वेशन मुझे दिए 4, एक ऑब्जर्वेशन दिए मुझे 5, ठीक है, मान लो ऐसा दिया है। और fi 2 आने का जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे दे दिया 10, 3 आने की फ्रीक्वेंसी दे दी 7, 4 आने की दे दी 3, 5 आने की फ्रीक्वेंसी मुझे दे दी है अगेन 10, ठीक है। तो इस समय जब मैं डेविएशन कैलकुलेट करता हूं तो xi - a, मतलब इसमें से ही कोई ना कोई एक वैल्यू ले लेता हूं। वो कोई जरूरत नहीं है तुम 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो मैंने 5 ले लिया, अगर मैं बोल दूं कि लेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5, तो उस समय डेविएशन हो जाएगा 2 - 5, और 2 - 5 होता है -3। ऐसे ही मैं बोलूंगा 3 - 5 ही होगा -2, 4 - 5 ही होगा -1, 5 - 5 ही हो जाएगा 0, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये एक कॉलम, 2 कॉलम और एक थर्ड कॉलम हो गया। 4th कॉलम बनता है किसका? वो बनता है fi इंटू डी का। तो fi इंटू डी हम कैलकुलेट करते हैं, उसका समेशन निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो आप करके देखिए, आंसर हमेशा सिमिलर ही आएगा। तो इस केस में नो जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन हमने यहां तक सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। Is it true to say that the mean, mode and median of a grouped data, किसी भी grouped data का mean, median, mode will always be different? No.
नॉट ऑलवेज, कभी कभार सिमिलर भी आ जाते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन किए थे 9th क्लास के अंदर, ठीक है, 9th में भी किए थे और 10th में भी आपने एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए, बुक में से क्वेश्चन निकालिए, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में जहां पे मीन मीडियन मोड की वैल्यू सेम आई है, तो जस्टिफाई योर आंसर, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आप जस्टिफाई कर सकते हो। वैसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, हाफ मार्क्स में ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकते हैं बस। क्लियर है? चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है विल द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा ऑलवेज बी डिफरेंट, क्या वो हमेशा डिफरेंट होगा? कि देखो डिफरेंट होता है सही है, लेकिन सिमिलर भी हो सकता है। आपका मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों सिमिलर हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते? एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखना, मैंने बोला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मान लो ये क्लासेस दी हैं, ठीक है। और 0 to 10 की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है 2, 10 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो मान लो मुझे दी है 5, और 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी मान लो मुझे दी है 7, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी मान लो मुझे दी है 4, और 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मुझे दी है कितनी? 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मुझे दी है 2, ठीक है, अगेन 2 दी है। मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो वाली क्लास, ठीक है। तो वो कौन कर रहा है? वो 20 to 30 वाली क्लास है। तो ये मीडियन भी है और ये मॉडल क्लास भी है, तो मीडियन क्लास भी है, मॉडल क्लास भी। देखना, दो क्लासेस यहां पर हैं, दो क्लासेस यहां पर है, मिडिल क्लास है। तो मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास एकदम सिमिलर हो सकती है। इसमें बोला है डाटा ऑलवेज बी डिफरेंट, तो ये हम बोलेंगे नो। तो जस्टिफिकेशन मांगा था हमने, जस्टिफिकेशन दे दिया। टोटल यहां पे आपने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। 5th क्वेश्चन और देखिएगा। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, कोई फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं। अब वो 3 बच्चे क्या हैं यहां तक नहीं बोला, आगे देखते हैं। देयर मे बी नो गर्ल, हो सकता है वो तीनों बच्चों में एक भी लड़की ना हो। तो ठीक है, अगर 3 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं कि तीनों की तीनों लड़कियां होंगी, भाई लड़के भी तो हो सकते हैं, तीनों लड़के होंगे, तो नो गर्ल। तो देखो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी अटेम्प्ट करते हैं कि लेट द इवेंट E1 डिनोट नो गर्ल, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है 1 गर्ल, तो E2 एक इवेंट है जो कि 1 गर्ल वाले इवेंट को डिनोट कर रहा है। 2 गर्ल्स मतलब मैं बोल रहा हूं इवेंट 3 है जहां पे हो सकता है किसी फैमिली में 2 लड़कियां हो, 1 लड़का हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। 3 बच्चे हैं कुल मिला के, हो सकता है कोई भी लड़की ना हो, सकता है 1 लड़की हो सकता है 2 लड़कियां हो सकता है तीनों की तीनों लड़कियां हो। तो एक 4th केस इवेंट और बन सकता है जिसमें 3 गर्ल्स हो सकती हैं। ये चीज समझ आ रही है? तो मैं कहूंगा 3 गर्ल्स। चलिए आगे देखिएगा, मुझसे क्या बोला है? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4, इज दिस करेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं बोलता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, अगर पीए के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब यहां पे इवेंट क्या चल रहा है? इवेंट चल रहा है नो गर्ल वाला इवेंट। तो इस केस में अगर मुझे देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कि एक भी लड़की नहीं है, तो इसको फेवर कर रहा है। अगर मान लो तीनों के तीनों लड़के हैं और हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं कि एक भी लड़की नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा 0/4। यस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2, ये वाला हो सकता है 1/4 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 3, ये हो सकता है 2/4 हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 4, ये हो सकता है, हम 4 क्यों लिख रहे हैं, हम 3 लिखेंगे ना यहाँ पर,
3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 3 लड़कियां हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, तो मे बी 0.3, मे बी 1/3, मे बी 2/3, मे बी 3/3, जिसका आंसर आएगा 1, और 1/3, 2/3, 0/3, ठीक है, ये हो सकता है। अब देखो तीनों केसेस में, चारों केसेस में, 4 केसेस हैं, चारों केसेस में प्रोबेबिलिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वैल्यू अलग आ रही है। यहां पे ये बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4, तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो मेरा जवाब है नो, और मैंने उसका जस्टिफिकेशन दे दिया कि हर केस में प्रोबेबिलिटी, हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो अलग होगी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन यहां तक आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द रीजन्स 1, 2 और 3। तो एक गेम है स्पिन करने वाला, आपने ये चीजें खेली होंगी कि एक चक्का लगा होता है, चक्के के सेंटर में कहीं पिन लगी होती है, आप चक्के को बहुत तेजी से रिवॉल्व करते हैं, थोड़ी देर बाद वो जो घूमने वाला व्हील होता है वो एक जगह रुकता है, और एरो जिसको पॉइंट कर रहा होता है वो चीज आपकी, ठीक है। तो इस तरह का सर्कस वर्कस में आप लोगों ने गेम्स देखे होंगे। इसी तरीके का गेम है जिसके ऊपर मैंने बेसिकली 3 पार्ट्स किए हैं एक सर्कल के, और उन सर्कल को मैंने पार्ट्स करके नाम दे दिया 1, 2 एंड 3। अब बीच में एक पिन लगा दी और चक्के को मैंने रिवॉल्व किया। तो द गेम कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द रीजन, और वो किसी पे भी रुक सकता है। आर द आउटकम्स 1, 2 एंड 3 इक्वली लाइकली टू अकर? क्या अगर मान लो मेरी पिन 2 पे रखती है तो क्या मैं इसको बोलूंगा ये इक्वली लाइकली तुम्हारा एक केस बनेगा, या मैं बोलूंगा क्या 1 पे रुकती है तो इक्वली लाइकली केस बनेगा, अगर 3 पे रुकती है क्या इक्वली लाइकली केस बनेगा? तो वर्ड इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली का मतलब, ये चीज मैंने थ्योरी 1 शॉट में भी आपको समझाई है कि जो वर्ड ये लिखा है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब होता है एक कॉइन, एक डाइज, इनको इक्वली लाइकली केसेस ऐसे बोलते हैं कि उनका जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है। और वो कुछ भी मतलब एक पर्टिकुलर चीज जो एक प्रॉपर तरीके से सेगमेंट में एक पर्टिकुलर तरीके से बनी होती है, उसका कोई भी फेस ले लो वो एक दूसरे से सिमिलर मिला होता है। जब मैं व्हील की बात करूंगा तो व्हील में 3 फेसेस हैं देखने का जाए, क्योंकि हमने 3 पार्ट किए हैं, और तीनों पार्ट में से 2 पार्ट मुझे एकदम सेम दिख रहे हैं, बट एक पार्ट डिफरेंट दिख रहा है। बात को समझना, ये एरो कहीं पे भी रुक सकता है, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, कहीं पे भी रुक सकता है, बट मान लो 3 पे रुका तो 3 वाला जो पार्ट है ये एक बहुत बड़े एरिया को पॉइंट आउट करेगा, तो ये इक्वली लाइकली केस नहीं बन सकता। क्लियर है? तो मैं कहूंगा, इन्होंने क्या पूछा, आर द आउटकम्स 1, 2 एंड 3 इक्वली लाइकली टू अकर? मैं कहूंगा नो। गिव रीजन, तो मैं इक्वली लाइकली का मतलब लिख दूंगा, ठीक है। तो इक्वली लाइकली का मतलब ये चीज थ्योरी में समझाई गई है, आप लोग एक बार 1 शॉट प्रोबेबिलिटी को जरूर वॉच करें, वहां पे इस चीज को मैंने समझाया है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अपूर्व थ्रोस 2 डाइस वंस and computes the product of the numbers appearing on the dice। अब 2 डाइस हैं बेसिकली जो अपूर्व थ्रो कर रहा है, ठीक है। एक डाइस तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा डाइस भी एक ले लेते हैं अलग कलर से। मैं बोलता हूं एक डाइस अपूर्व ने ये फेंका, ठीक है। अब डाइस जब वो फेंकेगा तो 6 फेस है, ये तो पक्का है, लेकिन 2 अलग अलग डाइस हैं, ठीक है, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का। तो अपूर्व थ्रोस 2 डाइस वंस, दोनों डाइस को उसने एक साथ एक ही बार फेंका है, एंड कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस। पीहू थ्रोस 1 डाइस एंड स्क्वायर्स द नंबर दैट अपीयर्स ऑन इट। Who has the better chance of getting the number 36? किसके पास बेटर चांस है कि आंसर 36 आए? देखो 2 अलग अलग लोग हैं, एक का नाम है अपूर्व, अपूर्व के पास भी 2 डाइस हैं, और एक और है जो स्टूडेंट, उसका नाम है पीहू। तो एक है पीहू, PEEHU, पीहू के पास भी बेसिकली एक ही डाइस है। तो पीहू के पास 2 डाइस नहीं है, पीहू के पास 1 डाइस है। पीहू क्या कर रही है, पीहू जब अपने डाइस को टॉस करती है, मतलब थ्रो करती है,
तो जो भी नंबर ऊपर दिख रहा है पीहू को वो उसका स्क्वायर कर रही है। मैं बोलता हूं लेट द नंबर बी एनी नंबर बी ए, तो जो भी नंबर दिखेगा वो उसका स्क्वायर कर देगी और फिर उसके बाद वो आंसर को नोट कर रही है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं और एक साथ थ्रो करने में जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो इसमें 1 आया और इस डाइस में 2 आया, तो ये 1 इंटू 2 कर रहे हैं और अपना आंसर नोट कर रहे हैं। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग है। ये एक ही सिंगल डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही सिंगल डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, ये ऐसा समझ लो। और ये क्या कर रहे हैं, ये दो अलग अलग डिजिट निकाल रहे हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमसे सवाल ये पूछा है कि क्या चांसेस हैं, ठीक है, हु हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36। ऐसा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि बेटर चांस किसके पास है कि आंसर 36 मिले। इसको भी 36 चाहिए, इसको भी 36 चाहिए। क्लियर है? अब देखो बात को समझना, अगर इसको 36 चाहिए दैट मींस इसको फेस 6 चाहिए और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली पीहू के केस में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेट द इवेंट x, ठीक है, डिनोट व्हाट 6 फेस 6। अगर इसका 6 आ गया, अगर इसके किसी भी डाइस के फेस पे 6 आ गए, डायरेक्टली स्क्वायर करेगी और आंसर 36 दे देगी। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, px अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा वो है 1/6 चांस, ठीक है। और 1/6 को अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 0.1 और 4 आया 440, 6 टाइम्स 36, तो ये आएगा 0.16 के आसपास इसकी वैल्यू। लेकिन जब मैं इस केस में बात करूंगा, ये दो डाइस को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो इसके केस में देखो क्या चीज होगी। इसके केस में क्या मैं बोल सकता हूं कि इसको टॉस करने पे यहाँ पे 6 केसेस बनते हैं, इसको टॉस करने पे 6, मतलब टोटल जब मैं देखूंगा 6 और 6 के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, वो टोटल 36 केसेस बनते हैं। तो टोटल क्योंकि 36 केसेस बनेंगे तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो यहाँ पर होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 36 होंगे, ठीक है। अब देखना, उसको चाहिए था 6 into 6 कर रहा था वो, तो 36 आ रहा था। तो ऐसा एक ही केस होता है, 6 into 6 वाला एक ही केस होगा। तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y, अगर मैं यहाँ पे y से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे x को बोला था फेस 6, यहाँ पे मैं y को बोल रहा हूँ कि दोनों डाइस में 606 आने वाला जो केस है, जो इवेंट है, तो py प्रोबेबिलिटी ऑफ y आपकी आ जाएगी 1/36। ये चीज समझ आ रही है? अब आपको ये देखना है कि 1/36 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है, तो इन दोनों में से आप देखिएगा कि अगर मैं इसको डेसिमल में ना कैलकुलेट करूं, मैं इसको 1/6 रहने दूं, 1/36 रहने दूं, तो अपूर्व का केस ज्यादा अच्छा आंसर देगा ज्यादा जल्दी कि पीहू का। तो उस केस में आप देखिएगा 1/36 या 1/6 क्या बड़ा है। तो अगर 1/6 को मुझे डिनोमिनेटर 36 बनाना है तो इंटू 6 कर दो ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 1/36, बट इस केस में ये आएगा 6/36। तो ये बड़ा है, मतलब हमसे यही तो पूछा था कि बेटर चांसेस किसके हैं, तो पीहू के बेटर चांसेस हैं कि उसका आंसर आ सकता है। बेटर चांसेस पीहू के केस में, यहां पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ जाएंगे। जब तक ये करेगा तब तक 36 इसको केसेस करने पड़ेंगे। पीहू का एक ही बार में हो सकता है, 1/6 में चांसेस अच्छे हैं उसके, ठीक है। तो बेटर चांसेस किसके, पीहू के। तो इस चीज को हम बोलेंगे। तो ये बोल रहा है हु हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36, वाई, मैं कह रहा हूं पीहू हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36 बिकॉज ये रीजन है। क्लियर? तो 7 क्वेश्चन हमारे यहां हो गए हैं। 8th क्वेश्चन की तरफ चलिए। व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा
तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, यस, दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं भाई। एक कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दो ही पॉसिबल आउटकम से, सही बोला है स्टेटमेंट। तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/2, जस्टिफाई योर आंसर। अब बात को समझना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करनी है सिर्फ एक ही टॉस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड मेरा होगा 1/2। भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दो है, हेड या टेल, और हेड आने का जो चांस है वो 1/2 है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स आने के चांस अगेन 1/2। तो यही तो चीज ये भी बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज 1/2। मैं कहूंगा यस। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 इजी था, अच्छा था, 9th क्लास में भी आप कर चुके हैं। चलिए, अ स्टूडेंट सेज दैट इफ यू थ्रो अ डाई, एक स्टूडेंट ने बोला कि अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं इट विल शो अ 1 और नॉट 1, वो या तो 1 दिखाएगा या 1 नहीं दिखाएगा, ठीक है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 1 ईच इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसे दी है? 1/2। तो चलो चेक कर लेते हैं कि मैं बोलता हूं लेट द इवेंट x, ठीक है, एक इवेंट है x, डिनोट क्या डिनोट करेगा कि गेटिंग 1 वाला इवेंट जो है, यहां पे मैं इसको हाईलाइट करके लिखूंगा गेटिंग 1, ठीक है। तो x जो एक इवेंट है जो कि गेटिंग 1 वाले इवेंट को कर रहा है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैलकुलेट करनी है तो इस केस में मैं फॉर्मूला जानता हूं 10th क्लास में कि नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एक डाइस को थ्रो करने पे 6 होगा, 1 आने के चांसेस होंगे 1/6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, तो यहां पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर नॉट गेटिंग 1। अगर मैं देखूं तो ये इवेंट डिनोट करेगा x बार। क्लियर है? तो x बार इस इवेंट को डिनोट करेगा और इस केस में ये आ जाएगा कितना? 5/6, ठीक है। तो अब आप बात को समझना, ये मैंने कैसे निकाल लिया 5/6, तो अगर आप ना भी निकालें तो ये खुद भी निकल आएगा, देखना। इसको मैं हटा देता हूं, तो 1/6 वो है जो हो रहा है गेटिंग 1। ना होने के चांसेस कहते हैं कि अगर आपको ना होने के चांसेस को कैलकुलेट करना है तो आप 1 - 1/6 कर दो, तो देखो आंसर इस केस में 5/6 आ रहा है। ये बोल रहा है गेटिंग 1 की जो प्रोबेबिलिटी है और गेटिंग नो की जो प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का आंसर 1/2 है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे 1/6 आ रहा है, यहां पे 5/6 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, नो या रॉन्ग स्टेटमेंट। गिव रीजन हमने दे दिया। क्लियर है? चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर और आगे समझते हैं 10th क्वेश्चन को। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है आई टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर। मैंने अगर कोई 3 कॉइन एक साथ टॉस करवा दिए, तो एक कॉइन ये हेड एंड टेल एंड हेड एंड टेल आएगा, ठीक है। अब आगे समझना, तीनों कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है तो द पॉसिबल आउटकम्स आर नो हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। सो आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंक्लूजन? ठीक है, पहले तो हम ये समझते हैं अगर 3 कॉइन्स हम एक साथ टॉस कराएंगे तो क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, तो इसको समझना। हो सकता है पहले कॉइन के ऊपर हेड आए, हो सकता है दूसरे कॉइन पे भी हेड आए, हो सकता है तीसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले कॉइन पे हेड हो और दूसरे कॉइन पे भी हेड हो बट लास्ट कॉइन पे टेल हो। ये हो सकता है, एकदम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है पहले कॉइन पे हेड हो, ठीक है, और बाद वाले कॉइन पे टेल्स हो, एकदम हो सकता है, और फिर उसके बाद वाले कॉइन पे यहां पे हेड आ जाए, एकदम हो सकता है। ये चीज क्यों नहीं हो सकती? ये भी हो सकती है। हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड हो
और दूसरे कॉइन पे टेल हो और तीसरे कॉइन पे अगेन टेल हो, ऐसा केस बन सकता है कि पहले कॉइन पे हेड फिर हेड फिर हेड। तो आप समझिएगा ये केस में कैसे बना रहा हूं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ये केसेस बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये केस बना तो नेक्स्ट 4 केस और क्या बन सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूं पहले कॉइन पे हो सकता है टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पे हो सकता है हेड आ जाए, फिर तीसरे कॉइन पे हो सकता है हेड आ जाए, एकदम हो सकता है, ये चीज भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह ऐसा हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल आए, दूसरे कॉइन पे मैं बोल रहा हूं यहां पे आपका हेड आए, ठीक है, और तीसरे कॉइन पे टेल आ जाए। तो देखिएगा टेल हेड टेल टेल हेड हेड, हो सकती है, दो अलग अलग केस है। हो सकता है एक केस आपका बने कि यहां पे टेल आए, ठीक है, बट यहां पे भी टेल आ जाए, दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए और लास्ट वाले कॉइन पे हेड आ जाए, एकदम बन सकता है, ये केस भी पॉसिबल है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे टेल हो, यहां पे भी टेल हो और लास्ट कॉइन पे भी टेल आए, तो ये 4 केस भी पॉसिबल है। देखिएगा मैंने क्या किया है, तो यही केसेस है, इसके सिवा क्या कोई दूसरा केस है तो मुझे बताइए, ठीक है, इसके सिवा कोई केस नहीं बनेगा, यही केस है। तो कितने केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कॉइन को टॉस करने के 8 केसेस बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 है। ठीक है, आई टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर, जब मैं कोई 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करूंगा तो द पॉसिबल आउटकम्स आर नो हेड्स, कोई भी हेड ना हो। इस केस में हेड है, इस केस में भी हेड है, इस केस में भी हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, यहां पे भी एक हेड है, यहां हेड नहीं है। तो ऐसा एक ही केस है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिस इवेंट की ये लोग बात कर रहे हैं, जिस इवेंट की ये बात कर रहे हैं, नो हेड वाला इवेंट, ठीक है, ये फेवरेबल आउटकम सिर्फ वन टाइम आएगा आउट ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज व्हाट, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर। तो मैं कहूंगा इसका आंसर 1/8 आएगा। इन लोगों ने क्या बोला है, सो आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज 1/4। गलत बोल दिया, 1/8 आएगा। What is wrong with this conclusion? Conclusion मैंने आपको रीजन दे दिया, कंक्लूजन आपके सामने है कि भाई गलती ये है कि टोटल 8 केस बनेंगे, 4 केस नहीं बनेंगे, 1/4 नहीं आएगा, ये 1/8 आएगा। ऐसा सिर्फ एक ही केस है कि जहां पे हेड ना आए, टेल टेल टेल, तीनों कॉइन्स में टेल आ जाए। क्लियर है, बाकी जितने केसेस होंगे ना उन सब में हेड्स रहेंगे। ठीक है, चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ यू टॉस अ कॉइन 6 टाइम्स, अब अगर आप कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं एंड इट कम्स डाउन हेड्स ऑन ईच ओकेजन, और जितनी बार कॉइन नीचे गिर रहा है हर बार हेड आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉइन होगा। कैन यू से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि हेड मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है? गिव रीजन। अब आप बात को समझना, कॉइन जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो ये मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी कॉइन वर्ड सुनो तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि शोले मूवी का कॉइन नहीं है। शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास जो कॉइन था उसके दोनों साइड पे हेड और हेड था, जिसको हम कहते हैं बायस्ड कॉइन। और मैथ्स के अंदर जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो हम अनबायस्ड कॉइन का केस लेके चलते हैं, मतलब कॉइन ऐसा लेके चलते हैं जिसके एक साइड पे हेड है, दूसरे साइड पे टेल है, इसको कहते हैं अनबायस्ड कॉइन। उस पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। बीच में जब भी आप थ्रो करोगे वो एक रैंडम थ्रो होगा। तो मैंने अपने वन शॉट में भी और अपने लेक्चर्स में 9th क्लास की वीडियोस भी मेरी वॉच करिएगा, वहां पे भी मैंने ये चीज समझाई है कि भाई जब भी कॉइन लेंगे तो वो एक अनबायस्ड कॉइन होगा, रैंडम थ्रो होगा, ठीक है। मतलब उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा, बीच में उसको नहीं छेड़ा जाएगा, वो जैसा गिरना चाहे वैसा गिर सकता है। जब वो जमीन पे गिरेगा तो कोई एक फेस ऊपर होगा, ऐसा केस भी कंसिडर नहीं करना कि कॉइन जमीन पे गिरा और खड़ा हो गया। तो ये फालतू की बातें नहीं हमें सोचनी, क्लियर है। हमें कॉइन हमेशा अनबायस्ड कॉइन लेना है। अब जब भी मैं वर्ड बोलता हूं अनबायस्ड, 8th क्लास में आप लोगों ने एक वर्ड सुना है अभी, इक्वली लाइकली वाला।
ठीक है, तो जब भी कॉइन गिरेगा तो वो इक्वली लाइकली होगा। इक्वली लाइकली का मतलब आपको अगेन मेरी थ्योरी वीडियो वॉच करिए आप, ठीक है, वन शॉट में आपको ये चीजें मैंने समझाई हैं। अब इक्वली लाइकली मतलब जब भी कॉइन नीचे गिरेगा या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हमेशा 1/2 होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ये हमेशा 1/2 होता है। कॉइन को आप अगर सिंगल कॉइन है कितनी बार भी टॉस कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 आएगा। इन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1, गलत स्टेटमेंट है, नो। मेरा जवाब है नो, रीजन मैंने दे दिया, कॉइन अनबाइज्ड है और हमेशा जो हम केस लेंगे वो इक्वली लाइकली वाला केस होगा। क्लियर है? चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सुषमा टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। सुषमा ने कॉइन को टॉस कराया 3 बार और एंड गेट्स टेल ईच टाइम, हर बार उसको क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है। डू यू थिंक दैट द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट टॉस विल बी अ टेल? वो कह रहे हैं क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब वो नेक्स्ट टाइम कॉइन को टॉस कराएगी तो उस समय टेल आ जाएगा, उस समय भी टेल आएगा। तो देखो हमारे सोचने से प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती। प्रोबेबिलिटी इज द कैलकुलेशन ऑफ द चांस। मैथ्स के अंदर चांस का गणित के रूप में किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये डिपेंड करता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और क्योंकि कॉइन टॉस्ड कर रहे हैं तो कॉइन एक बायस्ड कॉइन है, इक्वली लाइकली वाला कार्ड है। ये आपका अच्छी बात है कि 3 बार कॉइन को टॉस करने पे टेल आया। आप चौथी बार ये गारंटी नहीं दे सकते कि फिर से टेल आएगा, वो हो सकता है हेड आ जाए 4th टॉस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। गिव रीजन, तो ये चीज मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका यहां सॉल्व हो गया। बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये बोल रहा है If I toss a coin 3 times and get head each time, अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस कराऊं और तीनों बार मुझे अगर हेड मिले, should I expect a tail to have a higher chance in the 4th toss? क्या मैं ऐसा मानने लग जाऊं कि जो 4th टॉस होगा उसमें एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है, बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट टॉस में पक्का है टेल मिल जाए? अभी मैंने समझाया आपके मानने से कुछ नहीं होता। कॉइन की बात हो रही है, कॉइन एक अनबायस्ड कॉइन होगा, इक्वली लाइकली वाला केस है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हेड की प्रोबेबिलिटी देखूं तो 1/2, सिर्फ टेल की देखूं तो 1/2, मतलब 50% चांसेस रहते हैं। तो ये चीज हायर चांस हम वर्ड नहीं यूज कर सकते, तो मैं बोलूंगा नो। अब वो बोल रहा है अपने सपोर्ट में कुछ आंसर दीजिए, कुछ रीजन दीजिए। तो आपको रीजन सिर्फ इतना ही देना है कि भैया कॉइन है, कॉइन जो भी केस बनाएगा वो इक्वली लाइकली वाला केस होगा, इक्वली लाइकली, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां लिख कर आनी है कि ये चीज हमने पढ़ी है, इक्वली लाइकली वाला केस होगा। दूसरा कॉइन जो है वो अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है। तो ये 2-3 रीजंस लिख के आ जाना। और इस दोनों वर्ड्स को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो एक बार मेरा थ्योरी लेक्चर जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने चीजें सॉल्व कर ली हैं। बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन स्लिप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। एक बैग है जिसके अंदर कुछ मैंने पर्चियां भर दी हैं जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 to 100। जो ये ड्रॉज चलते हैं या आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा सा मटका लेके उसमें स्लिप्स डाल दी जाती है, उसमें से कोई एक स्लिप बाहर की जाती है। तो इस तरह का एक गेम मान लो, गेम है कि जिसमें स्लिप्स डली हैं 1 से 100 तक की। इफ फातिमा चूजेस अ स्लिप एट रैंडम फ्रॉम द बैग, रैंडम, ठीक है। रैंडम वर्ड का मतलब वो एकदम ऐसे ही, मतलब बिना देखे और वो सिर्फ उस बैग में हाथ डाले कोई एक स्लिप अगर बाहर करे तो इट विल ईदर बी अ ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो या तो वो एक ऑड नंबर निकलेगा या वो एक इवन नंबर निकलेगा। हाँ, निकल सकता है भाई, 1 से 100 तक की स्लिप्स हैं तो या तो कोई ऑड नंबर बाहर आएगा या कोई इवन नंबर बाहर आएगा। एकदम सही बोल रहे हैं। सिंस दिस सिचुएशन हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे सिचुएशन के सिर्फ 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो कोई ऑड नंबर बाहर निकलेगा या कोई इवन नंबर बाहर निकलेगा। एकदम सही, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/2, जस्टिफाई योर आंसर।
तो वो कह रहा है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी। आप अपने जवाब से को जस्टिफाई करने की कोशिश करिए। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुछ भी हो सकते हैं, आउट ऑफ 100 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 हो सकते हैं, 100 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कोई एक पर्ची बाहर करनी है तो मैं बोलता हूं लेट द इवेंट x डिनोट ऑड नंबर वाला, ठीक है, ऑड नंबर वाला। और मैं बोल रहा हूं लेट द इवेंट y डिनोट इवन नंबर, ठीक है। इस केस में मैं बोलता हूं इवन नंबर को ये इवेंट डिनोट कर रहा है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 50/100 आएगा। क्यों 50 क्यों लिखा सर आपने? भाई नंबर्स 1 से 100 तक हैं, तो 1 से लेके 100 तक 50 नंबर ऐसे होंगे जो कि ऑड होंगे और बाकी 50 नंबर ऐसे होंगे जो इवन होंगे। कॉमन सी बात है, ऑल्टरनेट केस देखिए ना, 50-50 केस बनते हैं, ठीक है। तो px मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50/100 होगा। ऐसे p/y मिलने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट जो बात हो रही है y ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इस केस में हम बोलेंगे, देखिए नंबर यहां पे हम बोलेंगे अगेन इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये भी होगा 50/100। देखिएगा 50/100 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और ये भी आएगा 1/2। तो इन्होंने हमसे यही तो बोला है कि जस्टिफाई करिए सिंस दिस सिचुएशन इज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/2। यस, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, ठीक है। वो कह रहा था जस्टिफाई करिए, हमने जस्टिफाई कर दिया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने एंड कर दिए हैं। एक्सरसाइज 13.2 यहां पे खत्म होती है, ठीक है। अब ये सारी वीडियोस कहां अवेलेबल हैं? तो ये सारी वीडियोस magnetbeans.com के प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे आना है, नीचे जहां पे यहाँ पे क्लासेस मेंशन होती है इसी के नीचे एक ऑप्शन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी एग्जाम्पलर्स जो आपके टीचर्स हैं ये आपको सॉल्व करवा रहे हैं, कोई सी भी क्लास हो, ठीक है। फ्रॉम 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व हो रही है। यहीं पे मेरी वीडियो है मैथ्स की, मैथ्स मेरे द्वारा आप लोगों को सॉल्व करवाई जा रही है क्लास 10 स्टूडेंट्स। इसको वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जहां पे मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, क्लास 10th मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अवेलेबल है। स्क्रॉल अप करिए, जो से चैप्टर्स देखने वो सब चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है, उन चैप्टर्स पे आप क्लिक करिए, वीडियो रन होना स्टार्ट आपके सामने। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है मैग्नेट ब्रेन्स आपको। तो अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिचितों को बताओ। अब हमारी लिंक्स को प्लीज शेयर जरूर करो सो दैट जो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बाकी आपके दोस्त भी उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो उनको इसके बारे में बताइए, हमारी वीडियोस के बारे में बताइए। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए सो दैट आपके पास जितनी भी नई चीजें आ रही हैं वो टाइम पे पहुंच पाए। तो बच्चों मिलते हैं एक्सरसाइज 13.3 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।